हेयर आई एम मुजफ्फर हुसैन लगारी। सो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और उस पर जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं वो हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी में। सो द फर्स्ट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। सेट ए का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होगा। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने यूनिवर्सल की डेफिनेशन लिखी थी। यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट इन विच ऑल द सेट्स आर अंडर डिस्कशन, ऑल द सेट्स आर अंडर कंसीडरेशन। जिसमें सारे सेट डिस्कस किए जाएं उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अगर किसी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका ये मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को डिफरेंस करा दो, जो बाकी रिजल्ट आएगी दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। मीन्स किसी चीज को मुकम्मल करना, यूनिवर्सल के इक्वल करना, तो आपको देखना है कि क्या चीज रिमेनिंग है। तो अगर आपको ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए सेट को डिफरेंस करा दो। अगर आपको बी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से बी सेट को निकाल दो। मींस अगर आप सेट थ्योरी में डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट को, तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करेंगे तो द सेट हुज एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, जिसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल से तो बिलोंग्स करें पर ए से ना करें। मींस यूनिवर्सल में से हम क्या कर देंगे, ए को निकाल देंगे। और हमें पता है कि सारे सेट यूनिवर्सल में डिस्कस किए जाते हैं। इट मींस ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल। पर अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से वो सेट्स जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसको आप डिफरेंस कर देंगे। मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, ये प्राइम इंडिकेट करता है कॉम्प्लीमेंट को। दिस प्राइम इंडिकेट द कॉम्प्लीमेंट, और समटाइम्स स्मॉल सी रिटन होता है, सुपर स्क्रिप्ट में स्मॉल सी। दिस सी इज आल्सो इंडिकेट द कॉम्प्लीमेंट। So the definition is, let U be a universal set। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट and A is a subset of universal। क्योंकि सारे सेट डिस्कस किए जाते हैं तो हम A सबसेट लेंगे यूनिवर्सल का। Then complement of set A is written as, complement को लिखते हैं कैसे, A prime, sometimes it can be written as A power C। So A prime is a complement and defined as the set, define करते हैं कि ये सेट है, सेट हुज एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, जिसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल से तो बिलोंग्स करेंगे बट नॉट विद सेट ए, पर वो सेट ए से बिलोंग्स नहीं करेंगे। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करें तो अगर आप एक्स के सारे मेंबर्स कंसीडर करें वो यूनिवर्सल से बिलोंग्स करते हैं, तो जो मेंबर्स होंगे वो यूनिवर्सल से तो बिलोंग्स करेंगे पर ए सेट से बिलोंग्स नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया है। सो द ए कॉम्प्लीमेंट is equal to x such that x belongs to universal। सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो यूनिवर्सल से बिलोंग्स करते हैं, बट x जो एलिमेंट्स हैं वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, पर वो ए सेट से बिलोंग्स नहीं करते। तो इसका जो सेट बनेगा दैट रिप्रेजेंट द ए कॉम्प्लीमेंट। इन अनदर वर्ड्स ए कॉम्प्लीमेंट, इसका बेसिकली टेबुलर फॉर्मेट क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि यूनिवर्सल में से ए सेट को डिफरेंस करा दो, यूनिवर्सल में से ए सेट को डिफरेंस करा दो। सो दैट रिप्रेजेंट द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस ए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके मेंबर 1 2 3 अप टू 10 तक हैं, एंड ए सेट आपके पास गिवन है जिसके मेंबर्स हैं 1 3 5 7। अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये ए सेट के मेंबर्स डिफरेंस करा दें यूनिवर्सल में से। तो अगर आप डिफरेंस कराएं तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे, 1 3 5 7 निकल जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 2 4 6 8 9 एंड 10। दैट रिप्रेजेंट द ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इस ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें, मींस ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ये एलिमेंट्स आप यूनिवर्सल में से निकाल दें तो अब आपके पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 3 5 7 एंड 9 10 निकल जाएंगे। तो मींस 1 3 5 7 एंड दैट रिप्रेजेंट द सेट ए, दैट रिप्रेजेंट द सेट ए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, उसका अगर आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो सेट है वो आपके पास दोबारा सेम आ जाएगा। मींस एक बार कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद दोबारा सेम सेट का अगर आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें तो बोथ कॉम्प्लीमेंट कैंसिल विद ईच अदर, द रिमेनिंग सेट ए रिमेन्स है। So here some note points are there. The first is
ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। मैंने आपको बताया था अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें, अगर उस सेट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें तो कॉम्प्लीमेंट में कैंसिल हो जाएगा, ए सेट आपके पास सेम आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड में अगर आप नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो यूनिवर्सल के इक्वल होता है। कैसे होता है? मिसाल के तौर पर अगर आप इसको डिफाइन करें तो नल सेट कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू नल यूनिवर्सल में से डिफरेंस करा दें नल सेट, यूनिवर्सल में से डिफरेंस करा दें जिसका आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो नल सेट का तो यूनिवर्सल में से डिफरेंस करा देंगे नल सेट। सही है। तो अगर यूनिवर्सल में से नल सेट डिफरेंस कराएंगे तो आपके पास दोबारा यूनिवर्सल सेम आ जाएगा। इट मीन दैट द नल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल। इसी तरीके से अगर आप यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो नल सेट होगा। अब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मींस तो यूनिवर्सल में से डिफरेंस करा दो, यूनिवर्सल में से डिफरेंस यूनिवर्सल कराओगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? नल सेट आ जाएगा। तो मींस यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट नल सेट। थर्ड एंड द फोर्थ वन इज अगर आप ए में यूनियन करा दें ए कॉम्प्लीमेंट तो ये यूनिवर्सल के इक्वल होता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल में से डिफरेंस करा दिया ए से। अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से डिफरेंस करा दिया ए सेट, अब जो इसका आंसर है इसमें ए के मेंबर्स नहीं होंगे, दोबारा अगर आप इसमें यूनियन कर देंगे ए के मेंबर तो ये दोबारा यूनिवर्सल के इक्वल हो जाएगा। पर अगर इसमें आप इंटरसेक्शन करेंगे, क्योंकि आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट है उसमें ए सेट के मेंबर नहीं है, तो यहां पर ए सेट है, तो अगर दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन मेंबर कोई भी नहीं होगा, लिहाजा आंसर आएगा नल सेट। नाउ द नेक्स्ट इज अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लें, उसका होल कॉम्प्लीमेंट लें। आपको पता है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लें तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल, इसके ऊपर अगर आप कॉम्प्लीमेंट दें, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? नल सेट के इक्वल। इसी तरीके से अगर आप ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो ये होता है नल सेट, नल सेट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल। We have already discussed null set complement universal। इसी तरीके से नल सेट में से डिफरेंस करें ए कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका करें होल कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है कि अगर नल सेट है उसमें से किसी भी को डिफरेंस कराना है तो करा दो, भले किसी को भी डिफरेंस करा दो। नल सेट ऐसा सेट है जिसमें कोई मेंबर ही नहीं होता तो दोबारा नल सेट आपके पास सेम आ जाएगा। तो अगर नल सेट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो दैट विल बी द नल सेट, और इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल, क्योंकि ये जो आंसर है ये नल सेट के इक्वल हो, क्योंकि नल सेट में ऐसा सेट है जिसमें कोई मेंबर ही नहीं है। तो now we have discussed some important laws on the set theory. The first one is De Morgan law, that is a basic law. Everyone know about the De Morgan law that define as A union B whole complement that is equal to the A complement intersection B complement. In same way, if the operation is intersection, अगर आपके पास ऑपरेशन इंटरसेक्शन है तो A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, फिर B पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। दैट इज द डी मॉर्गन लॉ। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट मैंने दिए बेटा, एंड दिस नोट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। A difference B is equal to the A intersection B complement, that is the deduction। नोट करें ये है क्या बेसिकली, अगर आपके पास डिफरेंस ऑपरेशन है तो अगर आप डिफरेंस का ऑपरेशन हटाएंगे तो आपके पास इंटरसेक्शन का आ जाएगा। जब आप डिफरेंस का ऑपरेशन हटाएंगे इंटरसेक्शन आएगा, तो जो सेकंड सेट है उस पर आपको कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नोट करें, डिफरेंस हटाएंगे तो इंटरसेक्शन, सेकंड सेट पर कॉम्प्लीमेंट, दोनों इक्वल। जैसे मैंने यहां पर कुछ सोल्व किए, अगर आप ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट करें तो देखने में ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है कि किस तरीके से सोल्व करेंगे, पर अगर हम इसको ये डिडक्शन वाला रूल यूज करें, डिफरेंस हमने हटा दिया, इंटरसेक्शन आ गया, बी पर कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है तो दोबारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि हमने डिफरेंस हटाया इंटरसेक्शन दिया तो सेकंड सेट पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? बी, and that will be the A intersection B. This is also equal to the B intersection A.
इन अनदर प्रॉब्लम देयर इज a complement difference b whole complement। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बट अगर आप इस रिडक्शन के लिहाज से सोल्व करेंगे सो इन 2 स्टेप्स यू विल गेट द रिजल्ट। जैसे a complement डिफरेंस को हटा दिया आपने, इंटरसेक्शन आ गया। अब जो सेकंड सेट है b, उस पर आप कॉम्प्लीमेंट देंगे, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसके बाद अगर आप डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें, यहां पर कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन इंटरसेक्शन है, तो a कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है, a कॉम्प्लीमेंट पर होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, b कॉम्प्लीमेंट पर होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब दोनों पर होल कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, द रिजल्ट इज a यूनियन b। इज इट क्लियर? सो नाउ द सम इंपॉर्टेंट लॉ, फर्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें क्या होता है, एक सेट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो उसमें इंक्लूड हो जाता है, यूज हो जाता है, मींस सबसेट आ जाता है, उसकी रिजल्ट जो है उसमें इंक्लूड हो जाती है। जैसे A यूनियन A इंटरसेक्शन B, इसका रिजल्ट हमेशा A के इक्वल होगा। कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दें, आप थोड़ा नोट करें। A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब होगा कि दोनों के कॉमन मेंबर, कोई से भी आप सेट ले लें A और B, अगर आप दोनों के कॉमन मेंबर को यूनियन कर देंगे A सेट में, आपके पास आंसर A आएगा। और इस सेट में अगर आप A और B कोई से भी सेट लें, अगर दोनों की रिजल्ट यूनियन कर दें, दोनों की रिजल्ट यूनियन कर दें, पर यूनियन करने के बाद अगर उसको इंटरसेक्शन करेंगे A के साथ तो आपके पास दोबारा A आ जाएगा। सो यहां पर देखें B दोनों में एब्जॉर्ब हो गया, सो that's why the law is known as the absorption। डोमिनेशन लॉ मींस आपके पास रिजल्ट क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर आप A को इंटरसेक्शन कर देंगे नल सेट से, द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नल सेट, और A को यूनियन करा दें यूनिवर्सल में, द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द यूनिवर्सल, एंड दैट इज नोन एज द डोमिनेशन लॉ। तो ये सिंटेक्स्ट या पंजाब टेक्स्ट में नहीं है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लेना। मे बी इन MCQ अगर आप नस्ट की टेस्ट देते हो या NED की टेस्ट देते हो तो उसमें सेट थ्योरी में से लॉज आ सकता है, अदरवाइज सिंथ टेक्स्ट बुक मोड में ये नहीं है। एंड दैट इज द लास्ट वन इज द आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, अगर सेम सेट की यूनियन करा दें, A को यूनियन करा दें A के साथ, यू विल गेट द A। इसी तरीके से अगर आप A को इंटरसेक्शन करा दें A के साथ, अगेन यू विल गेट द A। तो यहां तक बेटा ये सारा नोट कर लें, उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। सो फर्दर हम डिस्कस करते हैं बेटा MCQs। सो आज हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। वो MCQs डिफरेंट व्यूज़ के लिहाज से हैं सेट थ्योरी के। हर MCQ दूसरे MCQ से डिफरेंट होगा, उसकी लॉजिक्स डिफरेंट है, तो आप वो सारे MCQs को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से समझें, और उसके बाद आप प्रैक्टिस शीट्स अपलोड जो की जाएंगी उस प्रैक्टिस शीट को सोल्व करें, वो बहुत ईजी है, और इन प्रॉब्लम्स को देखकर आप फर्दर MCQs भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते जाएंगे 1 बाय 1 MCQs, आप देखते जाएँ कि किस तरीके से इसको हम सोल्व करते हैं। The test one है, the difference between two sets is a null set, then they are called। अगर दो सेट के बीच में डिफरेंस, अगर आप दोनों सेट्स का डिफरेंस करें तो वो आपके पास नल सेट आए, तो उन दोनों सेट्स को क्या कहोगे, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। दो सेट्स का अगर आप डिफरेंस करें तो वो नल सेट आए, तो दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे, आइदर दे आर इक्विवेलेंट, आइदर दे आर डिसजॉइंट, इक्वल और एग्जॉस्टिव सेट। अगर दो सेट्स के बीच में डिफरेंस नल सेट आए, मींस A डिफरेंस B इज इक्वल टू नल सेट। जो जब दो सेट्स के बीच में डिफरेंस नल सेट आता है तो इट मींस बोथ आर इक्वल सेट्स। दोनों सेट्स, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज अ नल सेट, देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। नोट करना बेटा, सही है। अंडर व्हाट कंडीशन, द सेकंड MCQ इज अंडर व्हाट कंडीशन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल। कौन सी कंडीशन में
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल जो है वो यूनिवर्सल के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए इक्वल हो यूनिवर्सल के। ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो नल सेट के इक्वल हो। ऑप्शन नंबर सी ए जो है वो नल सेट के इक्वल हो। ऑप्शन नंबर डी ए सिंगल टर्म सेट हो जिसका एलिमेंट 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखें, अगर हम ए को यूनिवर्सल लें, अगर हम ए को यूनिवर्सल रखें तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा? नल सेट होगा। अगर हम ए को यूनिवर्सल रखें तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट नल सेट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल नल सेट के इक्वल होगा, यूनिवर्सल के इक्वल नहीं होगा। मींस ऑप्शन ए रॉन्ग। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट को नल सेट कर दें, इसकी जगह आप नल सेट रखें, नल सेट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज अगेन नल सेट। अब सी में चेक करें, अगर ए की जगह आप नल सेट रखें तो ए की जगह आप नल सेट रखेंगे तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आपको पता है कि नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होता है यूनिवर्सल का, वो इक्वल होता है यूनिवर्सल के। तो अगर आप ए की जगह आप नल सेट रखें तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, फिर यूनिवर्सल को इंटरसेक्शन करा दें यूनिवर्सल से तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगी? यूनिवर्सल। मींस तभी पॉसिबल है, इट मींस ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल हो आपके पास नल सेट। मीन द राइट आंसर इज सी। नाउ द थर्ड वन इज, आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर जब हमने डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। दोनों ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड के इक्वल करें। अब जो 4x माइनस 3 है, 4x माइनस 3 वो किसके इक्वल होगा? 2x प्लस 1 के, 2x प्लस 1 के। अब 4x, इसको 2x को लेफ्ट पर लेकर आएंगे तो 4x में से 2x चले जाएंगे, बाकी बचेगा 2x। माइनस 3 को राइट साइड पर लेकर आएंगे तो प्लस 3 और प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा। 2 का टेबल 4 पर कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 इसमें भी है, इसमें भी है। ये तो दोनों गलत हो जाएंगे, आइदर दिस वन और दिस वन। अब y की वैल्यू निकालें तो 7y प्लस 2, 7y प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 3y प्लस 6 के, 3y प्लस 6। अब 7y में से ये 3y लेफ्ट पर लेकर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 7y में से 3y माइनस चले जाएंगे, बाकी बचेगा 4y प्लस के 2 राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएंगे। 6 में से 2 जाएंगे तो आपके पास 4 बचेंगे। 4 में कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो x2 y की वैल्यू 1। मीन द राइट आंसर इज बी। उसके बाद नंबर 4th MCQ में फॉर एनी टू सेट्स A एंड B कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, B कार्टेशियन प्रोडक्ट A को डिफाइन करें। A comma B such that A belongs to A and B belongs to B, that is the A Cartesian product B। ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। A comma B, A belongs करे B से, फर्स्ट कंपोनेंट B से, एंड सेकंड कंपोनेंट बिलोंग्स करे सेकंड सेट से। दिस वन इज द राइट आंसर। अब C पर आए, A comma B such that A belongs to A and B does not belongs to B, ये तो गलत हो जाएगा। A comma B such that A belongs to A और B belongs to B, R नहीं होता, एंड होता है। तो ऑपरेशन में एंड होता है क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मींस द बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज MCQ नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। आपको बतानी है कि कौन से रिलेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। द फर्स्ट वन इज B कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A डिफरेंस B। आपको देखना है कि ये सही है या गलत है। जो हमने डिडक्शन पढ़ा था, आपको याद हो कि अगर हमने जो डिडक्शन पढ़ा था उसमें था A डिफरेंस B इज इक्वल टू, डिफरेंस की साइन हटाएंगे इंटरसेक्शन आ जाएगा, सेकंड पर कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये डिडक्शन था, इसके लिहाज से आप इसको सोल्व करें तो B कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस A कॉम्प्लीमेंट, अगर आप डिफरेंस की हटाएं सिंबल तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। A कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है, इस पर दोबारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। Now this one further equal to B complement intersection, complement में कैंसिल A आ जाएगा। इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B complement। अब इस लॉ को दोबारा कन्वर्ट करें तो
ए इंटरसेक्शन डिफरेंस में हटाएंगे, कन्वर्ट हो जाएगी और ये कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा, दैट इज ए डिफरेंस बी। सो मींस दैट इज ए डिफरेंस बी, मींस द फर्स्ट वन इज अ करेक्ट रिलेशन, फर्स्ट वन इज अ करेक्ट रिलेशन। और आपको पता है कि दो सेट्स की इंटरसेक्शन सबसेट होगा ए सेट का, एंड दैट इज आल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन करें ए सेट को तो ए सेट आपके पास दोबारा सेम आएगा, ये रिलेशन भी करेक्ट है। दो सेट की यूनियन ए के सबसेट की नहीं होती, एंड दैट ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन, क्योंकि कॉमन मेंबर्स होंगे। तो दिस वन इज नॉट करेक्ट, बाकी ये तीनों करेक्ट है, एंड द डी इज द नॉट करेक्ट। Now the MCQ number 6 is which of the following is a void set। आपको बताना है कि कौन सा सेट जो है वो void है, void means empty। The first one is x such that x belongs to real numbers x minus 4 equal to 4। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 इस साइड आएगा +4, 4 और 4 8 इज अ रियल नंबर, सो ये एम्प्टी नहीं है। इसको सोल्व करें x such that x belongs to real numbers and x is not equal to x square। कौन से एलिमेंट है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती? रियल नंबर में ऐसे काफी सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे 3 है, 3 is not equal to 3 square is 9, 3 is not equal to 9, 4 is not equal to 4 square, 5 is not equal to 5 square, मींस काफी सारे एलिमेंट्स, ये भी है नॉन एम्प्टी हो। एंड सी पर आए x such that x belongs to नेचुरल नंबर्स एंड x minus 3 equal to 7। -3 को राइट साइड पर लेकर आए +3, 7 + 3 10 हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। 10 इज अ नेचुरल नंबर, मींस ये भी सिंगलटन सेट है जिसका मेंबर क्या है 10 है, ये भी सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन नहीं होगा। अब इस पर आए x such that x belongs to real number x square equal to 16, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी दैट इज द +-4, और एंड इसमें से जो x की वैल्यू निकालेगी 2 डिवाइड हो जाएगा, बाकी बचेगी 2। अब देखें इन दोनों की कॉमन रिलेशन, क्योंकि एंड है, क्योंकि यहाँ पर सिंबल कौन सी है एंड, दोनों का कॉमन रिलेशन कोई भी नहीं है, कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो लिहाजा डी जो होगा वो क्या होगा, नल सेट। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर किसी सेट में n+1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n+1, तो पावर सेट में उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे, ए के जो पावर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो अगर n+1 एलिमेंट है, मैंने आपको बताया था अगर सेट ए में, मिसाल के तौर पर सेट ए में 5 एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ ए में होगा 2 पावर 5 एंड दैट इज 32। अगर ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए p है तो पावर सेट में क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए में हो जाएगा 2 पावर p। तो अगर यहां पर ए सेट में n+1 है, ए सेट में n+1 है तो इसके पावर सेट में होगा 2 पावर n+1, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये भी गलत होगा, 2 पावर n+1 ये भी गलत होगा, डी नन, मींस द बी इज द राइट आंसर, मींस द बी इज द राइट। नाउ द MCQ number 8 is which operation does not hold commutative law? We have already discussed when we discuss about the properties on sets. यूनियन कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, इंटरसेक्शन करता है, सिमेट्रिक डिफरेंस करता है, पर डिफरेंस नहीं करता, मीन द राइट आंसर इज डी। इफ ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट के, देन ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का, या बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, डी नन ऑफ दिस। तो इसमें देखिए बेटा, जब आप दोनों साइड से कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में कैंसिल हो जाएगा। पर इसका क्या हो जाएगा, जब आप दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट लेंगे ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। क्या होगा बेटा, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सबसेट सेम रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नोट करना बेटा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, सबसेट सेम रहेगा। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में कैंसिल, दिस इंप्लाइज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में कैंसिल, बी इज सबसेट ऑफ ए। यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में कैंसिल, तो तभी पॉसिबल है जब बी क्या हो, सबसेट हो ए सेट का। मींस व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज अ सेट हैविंग नो प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो,
तो वो कौन सा सेट होगा? जिसका एक ही सबसेट बनेगा। और ऐसा कौन सा सेट है जिसका एक ही सबसेट बनेगा? एंड दैट इज अ नल सेट, क्योंकि नल सेट में कोई मेंबर ही नहीं होता। टोटल सबसेट निकालने का फार्मूला 2 पावर n। अगर आप किसी सेट को नल सेट लेंगे तो 2 पावर 0 इज 1, मीन्स एक ही एलिमेंट मिलेगा एंड दैट इज नल सेट इटसेल्फ। तो जब एक ही सबसेट होगा नल सेट इटसेल्फ तो वो इम्प्रॉपर होगा। तो कहता है अ सेट हैविंग नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, एंड दैट इज अ वॉइड सेट। सिंगलटन नहीं होगा, क्योंकि सिंगलटन के दो सबसेट्स होंगे, एक नल सेट दूसरा इटसेल्फ, तो उसमें प्रॉपर होगा। फाइनाइट सेट तो कोई भी हो सकता है, डी नॉन एम्प्टी में हमेशा प्रॉपर सबसेट्स होंगे, वाइड सेट में प्रॉपर नहीं होगा। सही है बेटा? नाउ द नेक्स्ट इज number of elements of A is 3 and number of elements of B is 7. Then maximum number of elements in A difference B complement. That is very important. इससे related आप काफी सारे MCQs बनाना बेटा, प्रैक्टिस शीट में भी हम देंगे कि A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है। बताने हैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी A डिफरेंस B कॉम्प्लीमेंट में कितनी होगी। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हमने डिडक्शन पढ़ा था। अगर आप डिफरेंस की साइन हटाएंगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, सेकंड पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है तो होल कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल एंड द रिजल्ट विल बी द ए इंटरसेक्शन बी। आपके पास क्या रिजल्ट आएगी? ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए में 3 एलिमेंट है, बी में 7 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कॉमन की कितनी है? 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज 3। और अगर मिनिमम पूछता तो दोनों के डिफरेंट एलिमेंट कर देते, 0। मैक्सिमम यहां पर 3, मिनिमम इज 0। If A is equal to 1 2 3, B is equal to 4 5. That is the MCQ number 12. Which ordered pair is not an element of B Cartesian product A? कौन सा ordered pair B Cartesian product A का नहीं है? 4,1 आप देखें, इसमें से B Cartesian product A बनाएंगे तो 4 1 से रिलेशन बनाएगा, 4,1 है। 5,3 5 जो है वो 3 से भी बनाएगा, ये भी है। 4,5 4 यहाँ पर 5 नहीं इन दिस वन, और 5,2 5 2 से भी बनाएगा। So these are the basic beta important MCQs for the set theory. Inshallah in next class we discuss some more MCQs on set theory, and then we discuss about the complex number system, that is the chapter number 2. Okay, thank you. Allah Hafiz.